इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 1 संसाधन एवं विकास भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे भू उपयोग मतलब भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। जमीनों का इस्तेमाल, भू संसाधन मतलब जमीन से जो भी संसाधन निकलता है उसका किस किस प्रकार में हम इस्तेमाल करते हैं। पहला है जंगल। जो भी पहाड़ी इलाका देख लो आप, सब जंगल है। आप कोई भी पहाड़ मेरे को उठा के दिखा दो, उस पर आपको जंगल मैं दिखा देता हूं। कोई भी, हर पहाड़ी इलाका जंगल से ढका हुआ है। कोई भी पठारी इलाका सब जंगल से ढका हुआ है। लेकिन कुछ पठारी इलाका है केवल पहाड़ है, उधर बाकी कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, कृषि जिस पर खेती करते हैं वो भूमि। और बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, कुछ जमीन बंजर होते हैं, कुछ जमीन खेती बाड़ी करने लायक होते हैं। ब नंबर है गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। अब कृषि वाले जमीन को खेती बाड़ी छोड़कर किसी और में इस्तेमाल करते हैं। जमीन का इस्तेमाल खेती बाड़ी के अलावा और करते हैं, जैसे में इमारत बनाना, बड़ा बड़ा सड़कें बनाना, उद्योग मतलब फैक्ट्री लगाना, तो ये सब आ जाते हैं उसमें। अपना भी घर बनाना। अब 3 नंबर में पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। अब पड़ती जमीन की बात हो जा रही है। कौन जमीन? पड़ती जमीन की बात हो जा रही है। तो पड़ती भूमि के अतिरिक्त उसके अलावा अन्य कृषि, अन्य खेती बाड़ी करने वाला जमीन, जैसे में अस्थाई चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। मतलब अस्थाई मतलब क्या? कुछ जमीन खाली रहता है जहां पर जंगल वंगल लगा रहता है, वहां पर लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, चाहे समझ लो चेवर वाला जमीन। ब नंबर विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। बहुत सारा जगह है जहां पर वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष फसलें लगाई जाती है, वहां पर फल को उगाकर बेचने के लिए, तथा वहां पर कुछ प्रकार के वनस्पति को भी उगाया जाता है दवा वगैरह बनाने के लिए, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। वो बोए गए क्षेत्र से अलग होते हैं। आर्टिफिशियल जंगल लगाया जाता है उसको, मानव द्वारा, मानव निर्मित। 100 नंबर कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्ष से खेती न की गई है। मतलब कृषि योग्य बंजर मतलब कृषि जिस पर खेती करते हैं वो बंजर है, 5 सालों से उस पर खेती नहीं किया गया है। तो ये सब भूमि संसाधन है। पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि में आ जाता है वर्तमान पड़ती मतलब अभी का, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो। मतलब समझो यहाँ पे पड़ती जमीन किसको बोलते हैं? जहां एक कृषि मतलब 1 साल या उसके कुछ समय से खेती न की गई हो, 1 साल या 2 साल से खेती उस पर नहीं की गई है, उसको वर्तमान पड़ती जमीन बोलते हैं। ब नंबर वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन पड़ती, जहां 1 से 5 कृषि वर्षों से खेती न की गई हो। अब देखो वर्तमान पड़ती भूमि में और भी आता है, जिसमें अतिरिक्त अन्य पड़ती में आ जाएंगे, जहां पर खेती 5 सालों से नहीं किया जा रहा है, उसको बोलते हैं पुरातन पड़ती भूमि। पुरातन पड़ती भूमि याद रहेगा। पुरातन पड़ती भूमि किसे बोलते हैं और वर्तमान पड़ती भूमि किसे बोलते हैं, दोनों समझ में आ गया। वर्तमान पड़ती भूमि मतलब 1 या 2 साल से खेती नहीं हुआ है, और पुरातन पड़ती भूमि मतलब 1 या 5 सालों से खेती नहीं हो रही है उस पर। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र, जहां पर हम फसलों को लगा सकते हैं। एक कृषि वर्ष मतलब 1 साल में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्रों को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्रों में जोड़ दिए जाते हैं। वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। जहां पर खेती बाड़ी की जाती है और 1 साल में कई बार उस पर खेती की जाती है, तो उसको निवल बोए क्षेत्र बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। मेरा गांव करीबन 36 बीघा में है। 36 बीघा या 36 एकड़ में मेरा पूरा गांव है।
वहां पर आप देखोगे तो सीधा समझ में आएगा ना कि हम लोग के गांव में हर साल बाढ़ आता है। क्या आता है? हर साल बाढ़ आता है। तो बाढ़ आता है, हम लोग का जमीन नया हो जाता है, टेंशन ही नहीं किस बात का। हम लोग एक साल में कितना जमीन पर अनाज निकाल सकते हैं। जैसे में गेहूं धान, एक साल में गेहूं और धान दो बोया जाता है, ठीक है। और बताते हैं, कभी कभी उसमें ढोइचा बोया जाता है, मकई बोया जाता है, कभी कभी अरहर बोया जाता है, अरहर मसूर, तो ये सब भी उसमें बोए जाते हैं। भारत में भू उपयोग प्रारूप, जैसे में समझ में आओ, भारत में भूमि का इस्तेमाल का और क्या क्या रूप हो सकता है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले स्तरों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। नहीं समझे? फिर से समझाता हूं। भू उपयोग को निर्धारित करने के लिए, भूमि का इस्तेमाल निर्धारित करने के लिए, तय करने के लिए भौतिक कारक जैसे, देखा जाए भूमि के बारे में तो हमारे लिए भू आकृति को देखा जाता है, जलवायु कैसा है उसको देखा जाता है, मृदा के प्रकार मतलब माटी कौन सा है उसका प्रकार। हम लोग के पास भूसरी माटी मिलता है, पहाड़ में जाओगे तो पहाड़ी माटी मिलेगा जिसमें कंकर पत्थर भी मिल जाते हैं। तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, कितना जनसंख्या होना चाहिए कि कितना लोग खा लेंगे, पी लेंगे, ऐश कर लेंगे। प्रौद्योगिकी क्षमता, कितना फैक्ट्री लगाए जा सकते हैं जिससे प्रौद्योगिकी क्षमता इतना बढ़ सकता है। संस्कृति और परंपराएं, और हर देश अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर चलता है, हमेशा लेकर चलता है। भारत का देखा जाए तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब जमीन को नापा जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का पूरा जमीन। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है और बाकी का 7% किधर गया? बाकी का 7% में तालाब है, पोखरा है, नदी है, ये सब मिले हुए हैं। जैसे में क्योंकि पर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी यहाँ पर दिया जा रहा है। आंकड़े तो उपलब्ध है 93% के, लेकिन पूरब में चले जाओगे तो असम को छोड़कर कुछ और भी प्रांत है जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मतलब जहां पहाड़ी इलाका है वहां का पूरा जानकारी नहीं होता है, उतना उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो जो जमीन जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान अधिग्रहण मतलब छीन लिया है, युद्ध करके ले लिया है, उस जमीन का भी सर्वेक्षण नहीं किया गया, इसलिए 7% मना कर दिया जा रहा है इधर। तो भैया इतना का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। भू उपयोग के दो वृत्तीय चित्र 1.4 की तुलना करके पता लगाए कि 1960-61 से 14 से 15 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्रों और वन्य के अंतर्गत जंगलों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही हो आया है। आप ऊपर में जो दो चार्ट दिखाया है, चार्ट में मैंने बताया ना कि इतना पहले था, आज के समय में इतना है, तो कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, उतना ही का उतना ही है। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत मतलब हर किसी का जो चारागाह में आ जाएगा आपको, जहां पर घास पतवार निकलता हो, चेवड़ा समझ लो एक तरह से। तो चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। जहां पर चारागाह था, जहां पर लोग अपने जानवरों को चराया करते थे, वो भूमि भी कम हुआ है, क्योंकि वो सारा जमीन किसी न किसी कंपनी वाले को, किसी न किसी उद्योग वाले को बेच दिया गया है। पशुओं की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, और इतना ज्यादा पशुधन हमारे पास है, पशु है, उन सबके लिए चारा उपलब्ध कहां से हो सकता है, और इनके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। भैया प्रतिभूमि से हटा दो तो जो पुरातन प्रतिभूमि है वो तो
अनुपजाई है, मतलब वहां पर कुछ तो उपजता नहीं है। चाहे वर्तमान पड़ती जमीन है वहां पर भी नहीं उपजता है कुछ भी। भैया कुछ उगवे नहीं करेगा तो लोग काहे को बोएगा, और जब लोग नहीं बोएगा तो वहां से काटेगा क्या, मोथा। और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अगर बंजर जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उस पर कृषि लागत बहुत ज्यादा आ जाता है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोए जाते हैं बस। और यदि इसे शुद्ध निवल बोए क्षेत्र में शामिल किया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। केवल 54% खेत पर ही खेती किया जा सकता है। जमीन 54% आपको खेती लायक अच्छा मिलेगा। जिस इलाका में हमेशा बाढ़ आते रहता है वहां पर तो कोनो टेंशन ही नहीं है, आप कभी भी कितना भी लगाओ। अभी 2019-20 में हमारे गांव में बाढ़ आया है तो हमारा बंजर जमीन हो गया था बहुत सारा। जो आपको मैं बता दूं 20 साल के बाद बाढ़ आया है तो 20 साल में हमारा कुछ जमीन बंजर हो गया था। लेकिन जब बाढ़ आया तो सारा जमीन फिर से हरहर हो गया है। खेती बाड़ी इतना अच्छा हो रहा है ना, उस पे पूछो मत। लेकिन आजकल धान का बोया गया है। आज जो लोग धान बोया ना 2 साल में, उनका धान सूखा नहीं है, बहुत अच्छा धान हुआ है। शुद्ध निवल बोए क्षेत्रों का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न है, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न है। हर राज्य में बोया जाने वाला जमीन की गुणवत्ता और जमीन दोनों अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि का खेती होता है। पंजाब और हरियाणा में देख लो तो 80% भूमि पर खेती केवल किया जाता है। और वहां के लोगों का खेत भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। और बाहर में चल जाओ 2 कट्ठा 4 कट्ठा 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा 1.25 कट्ठा 10 धूर 2 धूर 4 धूर, वहीं में 4 मंजिला बिल्डिंग बना दिया है। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। आप यहाँ पर चले जाओ अरुणाचल प्रदेश पूरब में, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, यहाँ पर बहुत कम ही जमीन बचता है जिस पर खेती बाड़ी की जा सकती है, नहीं तो सब पठारी जमीन है, सब पठारी। अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय इलाका है, मिजोरम में भी पर्वतीय इलाका है, मणिपुर में पठारी और पर्वतीय दोनों इलाका है, अंडमान निकोबार में पठारी और पर्वतीय दोनों इलाका है, और अंडमान निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी भी है। हमें लगता है ना कि पठारी कैसे बना, सब ज्वालामुखी के फटने की वजह से पठारी बना है, मतलब ऐसा अनुमान लगता है। पत्थर को देखोगे ना तो लगेगा कि कोई लिक्विड बहकर आया है और सूख गया है। अब हजारों साल बारिश होने के बाद ऐसा स्थिति आता है। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्रों के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए कि इन शुद्ध निवल बोए गए राज्यों में कितना खेती बाड़ी किया जा सकता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, हमारे देश में फॉरेस्ट रूल्स रेगुलेशन है ना, तो वही बोला जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, मतलब वो क्या है, आरक्षित करके रखा गया है। यहाँ पर ये सब कांड नहीं किया जा सकता है। इसकी तुलना में वन के अंतर्गत, जंगलों के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। इसके देखा जाए तो जंगलों का क्षेत्र बहुत ज्यादा कम होता है। बहुत सारे इलाका में तेंदुआ घर में घुस आता है, जंगली इलाका जो होता है ना, तेंदुआ घर में आ जाएगा। वन नीति द्वारा जो जंगल की नीति जो बना 1952 में, उसके द्वारा निर्धारित किया गया सीमा परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और जो ये संतुलन उस समय बना, कानून बना, जिसके वजह से एक निर्धारित सीमा बनाया गया, जिसके संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक था कि भैया ये रेखा बन गया तो इसको फिर तोड़ा नहीं जा सकता है। वन क्षेत्रों के आसपास, जंगल के क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस प्रकार निर्भर करती है कि वो लोग क्या करते हैं, सब लोग अपनी अपनी खाने पीने का सब सामान खरीदते हैं
और नहीं तो सरकार से सहायता लेकर जंगलों से काट लाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस प्रकार निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? भू उपभोग का एक बंजर भाग जहां पर बंजर जमीन होता है, और गैर कृषि जहां पर कृषि खेती बाड़ी नहीं किया जाता, गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि कहलाती है। और जो जमीन बंजर होता है उसका इस्तेमाल किसी और कार्य में चाहे परियोजना लगाने में किया जाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय, बंजर जमीन में देखोगे तो पहाड़ी चट्टान, सूखी और मरुस्थल जगह है जहां पर छोटे छोटे पठान मिल जाएंगे, पहाड़ी और सूखा क्षेत्र, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान भूमि शामिल है। गैर कृषि परियोजना में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि शामिल है। जहां पर खेती बाड़ी नहीं किया जा सकता है वहां पर देखोगे कि लोग अपनी बस्ती बनाकर आने लगे, मतलब घर झोपड़ी वगैरह बनाकर वहां पर रहते हैं। वैसे जमीन पर सड़कें बनती हैं और रेल लाइन बिछाए जाते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं, फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि लंबे समय तक जब हम लगातार उस पर खेती कर रहे हैं, अगर नील का खेती, अफीम का खेती, खैनी का खेती अगर हम करना नहीं छोड़ते हैं तो आज हमारा सारा जमीन बंजर हो गया रहता। क्योंकि अगर नील का खेती एक जगह लगा दिया गया तो समझो कि एक साल तक उसमें कुछ नहीं हो सकता है। एक साल उसमें खेती करने के लिए लगाया जाता है और एक साल परती छोड़ना पड़ता था जंगल पतवार को काट कर निकालने के लिए, तब जाकर वहां पर खेती की जाती थी। खैनी का खेती जहां पर होता था, तंबाकू का खेती और अफीम का खेती, रंगों का खेती, पलासी का नाम सुने हो, पलासी से भी रंग बनता था। तो वैसे जमीन पर एक बार खेती होगा तो थोड़ा कुछ समय तक छोड़ना पड़ता था, उसके बाद ही खेती उस पर किया जा सकता है। तो ऐसे ही हम सारे भूमि संरक्षण का जितना भी प्रावधान कानून बना है उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि कम होते जा रहा है, कृषि वाला जमीन कम होते जा रहा है। लोग अब तालाब में भी पौधा लगाना चालू कर दिए हैं, धान तो अब तालाब में भी हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अगर खेती लायक जमीन जब खत्म हो जाएगा ना तो पर्यावरण पर बहुत ज्यादा गंभीर समस्या आ जाएगी। मैं ये गारंटी ठोक कर बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता है जब बारिश नहीं होगा तो सुखाड़ आ जाएगा, सुखाड़ होगा तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो जंगल भी नहीं होगा, जंगल नहीं होगा जानवर नहीं होगा, जानवर नहीं होगा इंसान भी नहीं होगा, सब मरेंगे। इसलिए अति आवश्यक यही है कि हम हर चीज को बचा कर चले। जब हम हर चीज को बचा कर चलते हैं ना तो हमारे पास नियंत्रण रहता है, संतुलन बना रहता है, जिसके अनुसार हम बहुत सारे नए नए काम कर सकते हैं। नहीं तो बर्बादी तो भैया निश्चित है। बर्बादी चाहते हो तो जो करना है सो करो, नहीं चाहते हो तो जो मैं बोलता हूँ वो करो। बर्बादी नहीं चाहते हो तो अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा जरूर लगाना। क्या लगाना? एक पौधा जरूर लगाना। और अपने माँ बाप से बोलना कि ऐसे जगह घर बनवाए जहां पर मैं एक पौधा नहीं तो पेड़ तो लगवा ही सकता हूँ। मैं मरीचे का पेड़ लगाया, कटहल का पेड़ लगवाया, 5-5 कटहल का पेड़ लगवाया हूं अभी अक्टूबर में, जिसके वजह से मेरा तो भैया श्रेणी निकल गया। लेकिन मैं चाहता हूं ना मेरा जब भी जन्मदिन आए उसके उपलक्ष्य, उसके शुभ अवसर पे मैं जितना साल का हो जाऊंगा उतने उतने पेड़ लगाऊंगा। जैसे मैं 20 साल का तो 20 पेड़, 23 साल का 23 पेड़, 24 साल का तो 24 पेड़ लगेगा, 25 साल तो 25 पेड़ लगेगा। और उसको बढ़ाना भी है, पोसना भी है। ऐसा नहीं कि लगा कर छोड़ देने का, कुछ नहीं, उसके लिए मेहनत करना है, उसको पालना पोसना है। भैया बच्चे को तो सब पाल लेते हैं ना, तुम प्राकृतिक वनस्पति को पालो ना। प्राकृतिक भी बोलेगा भैया तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके अगले भाग में पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण और
संरक्षण उपाय, भूमि का निम्नीकरण कैसे हो रहा है, कैसे बचा जा सकता है और संरक्षण का क्या क्या उपाय होते हैं, जो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अन्यथा आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट @gmail.com पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।